हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चनाब क्लासेस। तो हम आज लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट की जा रही है, की जा रही है। तो ये है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में इनके ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुए। कब हुई? 15 अप्रैल को। ये जो एक्सरसाइज है इसका ये क्या है, ये जो 15 अप्रैल 15 2024 को जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, तो इसका ये 5th एडिशन है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है? तो ये उज़्बेकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है टर्मीज़। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम टर्मीज़ है। तो ये एक्सरसाइज वहाँ पे कंडक्ट कराई गई है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कितने दिन कंडक्ट कराई जाएगी? तो ये कितने दिन की है? ये 14 डेज़ की है। कब से? 15 को स्टार्ट हुई है और कब तक है? 28 अप्रैल तक है। तो 28 अप्रैल तक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है HDFC जो बैंक है। तो इसकी एक ब्रांच जो है ये कहाँ पे खोली गई है? तो वो लक्षद्वीप में खोली गई है। यानी कि जो इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जो HDFC है, इसकी जो ब्रांच ओपन कहाँ पे की है? केवारत्ती आइलैंड, जो कहाँ पे? लक्षद्वीप में। जो केवारत्ती है ये कैपिटल है किसकी कैपिटल है? ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। तो यहाँ पे एक HDFC बैंक ने अपनी ब्रांच खोली है। तो HDFC बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि HDFC जो है ऐसा एक फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो जिसने यहाँ पे UT लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है। यानी कि और किसी प्राइवेट सेक्टर ने अपनी ब्रांच लक्षद्वीप में नहीं खोली थी। जो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वहाँ अपनी ब्रांच खोलने वाला वो कौन सा है? वो है HDFC बैंक। तो अब थोड़ा HDFC बैंक के बारे में हम देखते हैं। जो HDFC बैंक है तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इन 1994 में। ये जो प्राइवेट कंपनी यानी कि बैंक है ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो HDFC बैंक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में है। तो थोड़ा हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में अगर कैपिटल देखा जाए लक्षद्वीप की, वो कहाँ पे है? वो है केवरत्ती आइलैंड, वहाँ पे लक्षद्वीप की कैपिटल है। अगर लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर देखा जाए वो कौन है? तो वो है प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर है ये। तो जो लक्षद्वीप है हमारे पास कितनी यूटी है? यूनियन टेरिटरी। तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है। तो उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है वो है 36 आइलैंड से जुड़ के बना हुआ है। तो ये जो आइलैंड्स है ये किसके बने हैं? ये कोरल रीफ के बने हुए हैं। कोरल रीफ के ये आइलैंड बने हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जनकपुर दम एक कल्चरल फेस्टिवल है। तो कल्चरल फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल को 2024 में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो इसको सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया था? तो किया गया था नेपाल में। किसके द्वारा किया गया था? तो
ये सेलिब्रेट किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? तो ये किया था इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है, तो उसने इस सेलिब्रेट को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये जो फेस्टिवल यानी कि ये जो फेस्टिवल था, कल्चरल फेस्टिवल था, तो ये इसका क्या था? इसका ये सेकंड एडिशन था। यानी कि इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो कब हुआ था? तो हुआ था फर्स्ट एडिशन अप्रैल 2023 में। इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था, वही सेकंड एडिशन था। तो ये जो फेस्टिवल है तो नेपाल में किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था महेंद्र नारायण निधि मिथिला कल्चरल सेंटर जो है वो कहाँ पे है? वो जनकपुर मतलब वहाँ का जगह है। तो जनकपुर वहाँ पे एक जो कल्चरल सेंटर है, तो ये फेस्टिवल वहीं सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेस्टिवल का? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था शेयर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इधर इंडिया है, इंडिया एंड नेपाल, यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो कल्चर हेरिटेज है इनको शेयर करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो थोड़ा नेपाल के बारे में देखते हैं। तो अगर नेपाल की कैपिटल देखा जाए तो कहाँ पे है? वो है नेपाल की कैपिटल काठमांडू पे है। नेपाल का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रामचंद्र और पीएम कौन है नेपाल का? प्राइम मिनिस्टर नेपाल का वो है पुष्पा कमल दहाल। और नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है? वो है नेपालीज रुपी। और तो एक और जैसे हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज जो कंडक्ट कराई गई थी, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी? वो हुई थी सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी, इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। तो नेपाल की तो जो फर्स्ट साउथ, एक और चीज़ देखते हैं नेपाल के में, नेपाल जो है फर्स्ट साउथ एशिया कंट्री है। एशिया की कंट्री ऐसी है, साउथ एशिया कंट्री टू रजिस्टर्ड सेम सेक्स मैरिज। नेपाल एक साउथ एशिया की फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने मतलब ये सेम सेक्स मैरिज को अलो किया है, सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया है। तो इस अगर एशिया की बात किया जाए तो एशिया में 3 ऐसी कंट्री हैं जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर यानी कि अलो किया। तो फिर देखा जाए तो ताइवान है, ताइवान के बाद नेपाल आती है, नेपाल के बाद हाल ही में थाईलैंड ने भी इस चीज़ को अलो किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है, तो इसको हाल ही में क्या मतलब इसको हाल ही में डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी का डायरेक्टर, इसको हाल ही में नेशनल जुडिशियल एकेडमी की जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। जो एकेडमी जो है यानी कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भोपाल में है। तो इसका एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे? वो दिल्ली में है। तो NJA यानी कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, तो ये किसकी डायरेक्शन के तहत वर्क करती है? तो ये करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत। तो इसका जो मेन मकसद क्या है? तो यहाँ पे है एक जो जज होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको लीगल ट्रेनिंग दी जाती है जज को।
तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल को 134th बर्थडे एनिवर्सरी जो है डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर की मनाई गई थी। तो देखा जाए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तो ये पैदा कब हुए थे, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनके 14 अप्रैल 1891। तो ये पैदा कहाँ पे हुए थे, एक महुआ एक एमपी में एक विलेज है, तो वहाँ पे ये पैदा हुए थे। तो इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 यानी कि 65 एज में इनकी डेथ हुई थी। तो इसको और किस नाम से जाना जाता था, तो इनको बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी थी, तो एक तो थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी। तो ये कब बनाई थी, ये इन्होंने बनाई थी 1942 में बनाई थी। तो किस लिए बनाई थी, टू फाइट फॉर द कम्युनिटी, टू फाइट फॉर द लो कास्ट कम्युनिटी, यानी कि लो कास्ट कम्युनिटी के लिए, मतलब उनके जो बेइंसाफ़ी हो रही थी, तो उनके लिए मतलब फाइट कर रहे थे, उनके लिए फाइट कर रहे थे कम्युनिटी जो है लो कास्ट कम्युनिटी के लिए। तो दूसरी इनकी पार्टी थी वो थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दूसरी इनकी पार्टी थी। तो देखा जाए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, दुनिया की सबसे बड़ी जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो कहाँ पे, तो वो है वो कहाँ पे है, तो वो बनाई गई है केरवा इन कच्छ, डिस्ट्रिक्ट कच्छ की एक केरवा जगह है, तो वहाँ पे ये बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये बनाई गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। तो ये जो पार्क है, तो ये है 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये जो प्लांट बनाया है, तो इसकी अगर देखा जाए केरवा प्लांट जो है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो कितनी है, वो 30 गीगावाट है। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, तो इन्होंने इस पर कितना इन्वेस्ट किया है, वो किया है 1.5 लाख करोड़ इस पे इन्वेस्ट किया है। तो अगर देखा जाए तो कुछ और फैक्ट इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया की जो लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, यानी कि जो किसके बेस्ड है, जो बेस है सोलर पावर प्लांट के बेस पे है, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो वो किया गया राजनांदगांव एक छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश का जो फर्स्ट सोलर पावर सिटी जो है वो कौन सी है, सांची है। अगर नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, चंडीगढ़ में बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर बोर्ड, ये बोट है BOAT बोट जो है, जिसका नाम आदित्य है, तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये केरला में लॉन्च की गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉन डार्क प्राइज़ जो है, इसके लिए किसको सेलेक्ट किया गया है, तो वो है गगनदीप कौंग जो है, इसके लिए इस प्राइज़ के लिए इसको सेलेक्ट किया गया। तो गगनदीप कौंग जो है इंडिया की एक रिसर्चर है, तो इसको इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ल्ड
जो वर्ल्ड का जो 10th जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तो वो किसको, वो कौन सा है, तो दुनिया का सबसे यानी कि जो दुनिया का 10th नंबर पे जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा है, वो है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो है, इसको लिस्ट ऑफ द 10th बिगेस्ट एयरपोर्ट में डाला गया है। कब? 2023 में। 23 की जो मतलब देखा गया था जो दुनिया में 2023 में वर्ल्ड के जो 10th बिगेस्ट एयरपोर्ट हैं, तो उसमें जो 10th नंबर पे दिल्ली नेशनल एयरपोर्ट जो है वो आता है। तो जो वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट है। तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट रिलीज बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है इसने का मतलब क्या कि लिस्ट रिलीज की है, तो जो दिल्ली जो है इसको मतलब 10th बिगेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में डाला गया है। तो जो 2023 की जो देखा कि 2023 में बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन कौन से थे, तो जो दिल्ली है ये 10th बिगेस्ट एयरपोर्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडा विजिट 4 डेज टू उज़्बेकिस्तान, यानी कि आर्मी चीफ जो है मनोज पांडा तो ये 4 दिन के दौरे पे कहाँ गया है, उज़्बेकिस्तान में गया है। तो जो मनोज पांडा जो 4 दिन की विजिट पे कहाँ गया, ये उज़्बेकिस्तान गया। कब से? 15 से लेकर 18 तक। तो 18 तक तो वहाँ पे यानी कि दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी बिटवीन किसके में, तो बिटवीन द 2 कंट्रीज कौन कौन बीइंग हेल्ड इन द तरमीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान। 2 कंट्रियों के बीच में कराई जाएगी। कौन कौन सी कंट्री है, वो है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में कराई जाएगी। और हो कहाँ पे, तो हो मतलब ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी, ये होगी उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तरमीज़, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है अमिताभ बच्चन जो है उसको अवार्डेड किया गया है किससे, लता दीन मंगेशकर अवार्ड 2024, यानी कि अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये कब से दिया जाता है, तो ये 2022 से दिया जाता है। तो ये किस लिए दिया जाता है, तो ये जो है कि लेजेंडरी सिंगर जो लता मंगेशकर थी, तो उनकी याददाश्त में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो इस अवार्ड को मतलब किस बंदे को दिया जाता है, जो जिसका एक एग्जाम्पली वर्क होता है किसमें, नेशन या सोसाइटी में, उन बंदों को ये रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर देखा जाए तो 2022 में, यानी कि फर्स्ट कब से दिया जा रहा है, 2022 से। तो 2022 से इस रिवॉर्ड से किसको सम्मानित किया गया था, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2023 में अगर देखा जाए तो इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था, तो वो आशा भोसले को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 24 में अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पिच, जो इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड पिच है वो कहाँ पे, वो हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में, तो जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन हिमाचल प्रदेश हैज़ इंस्टॉल्ड द न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड पिच, मतलब एक न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड पिच इंस्टॉल की है। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की देखा जाए कि इंडिया मतलब इंडिया ने लॉस किया कितना, इंडिया लॉस्ट 2.33 मिलियन
हैकर ऑफ द ट्री कवर सिंस 2002 से अगर इंडिया में देखा जाए, अकॉर्डिंग टू जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट वॉच है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए कि इंडिया ने 2.33 मिलियन जो हैकर ऑफ द ट्रीज जो है, जो इतने मतलब कवर थे वो इंडिया ने लॉस किए हैं। कब से? सिंस 2000 से लेकर 2024 तक इतना इंडिया ने लॉस किया है। इंडिया मतलब इंडिया ने टोटल जो डिक्रीज हुए फॉरेस्ट कितना हुआ है वो 6%। जो ट्री कवर हो, ट्री जो कवर्स थे यानी कि ट्री जो फॉरेस्ट था वो लॉस किया है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस कौन सी स्टेट में ट्रीज़ का हुआ है? वो हुआ है आसाम में हुआ है। अगर इंडिया में देखा जाए टोटल फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ कवर, फॉरेस्ट प्लस जो ट्रीज़ होते हैं जो फॉरेस्ट में नहीं होते, ऐसे सिटीज़ वगैरह में ट्रीज़ होते हैं सब कुछ, और फॉरेस्ट प्लस ट्रीज़ देख दोनों को इंक्लूड करेंगे तो इंडिया में कितना है? वो कितना स्क्वायर किलोमीटर आता है? वो आता है 8,09,576 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 24.62%, यानी कि जो इंडिया का टोटल जो एरिया है इतना 24% जो है 24.62% जो है वो फॉरेस्ट में कवर है। अगर टोटल खाली फॉरेस्ट देखा जाए तो 21.71% जो है वो इंडिया का जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया है। तो देखा जाए कि अगर इंडिया में देखा जाए कि हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में है, वो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कितना है? 42.33%। और गुजरात में कितना है? 22 नंबर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो गुजरात में है। गुजरात में कितना है? 22.54%। और जो है तीसरे नंबर कौन आता है? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे 12.34% जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो अगर स्टेट देखा जाए कि लोवेस्ट फॉरेस्ट है, सबसे कम फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में? तो वो हरियाणा में। हरियाणा में फॉरेस्ट कवर कितना है? तो है 1603 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके बाद पंजाब आता है, पंजाब में कितना? 1847 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके बाद गोवा आता है, गोवा में कितना है? 2244 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। तो नेक्स्ट देखा जाए कि इसरो विल लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक जो प्रोबा 3 मिशन था, तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो ने लॉन्च किया। इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है। तो इंडिया स्पेस एजेंसी इज सेट टू द लॉन्च यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि प्रोब 3 मिशन जो है कब ये लॉन्च करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है सितंबर 2024 में। जो प्रोबा 3 जो मिशन है, तो ये किसके बारे में ये स्टडी करेगा? तो ये करेगा सन की स्टडी करेगा। जो प्रोबा 3 मिशन है तो ये कंबाइंड 2 सैटेलाइट्स में 2 सैटेलाइट्स होंगे, जो कितनी होगी? 144 मीटर लॉन्ग डिवाइस होगी, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? सोलर कोरोना कोरोनाग्राफ के नाम से जानी जाएगी। जो द प्रोबा 3 मिशन जो है ये लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा PSLV-XL रॉकेट जो है, और इस रॉकेट को ऑपरेट कौन करेगा? तो इसरो करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसरो के बारे में हम जानते हैं। जो इसरो है तो इसरो अबाउट इसरो, इसरो जो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो जो फॉर्म कब हुआ है? तो ये हुआ है फॉर्मेड 15 अगस्त 1969 में ये फॉर्म हुआ है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर है। जो फाउंडर कौन था इसरो का? इसरो का फाउंडर कौन था?
इसरो का फाउंडर था विक्रम साराभाई साराभाई था। अगर देखा जाए करंट यानी कि हाल अभी इसरो का चेयरमैन कौन है, यानी कि हाल ही में इसरो का चेयरमैन कौन है, तो है एस सोमनाथ इसरो का चेयरमैन है। तो थोड़ा देखते हैं हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। अबाउट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में देखते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 मई 1975 में इसको बनाया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो हेडक्वार्टर हैं वो है पेरिस, फ्रांस में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन द मोनूमेंट एंड साइट जो है, तो इसने प्रोक्लेम किया था कि 18 अप्रैल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाएगा। ये प्रोक्लेशन कब की थी, तो ये की थी 18 अप्रैल 1982 में ये प्रोक्लेम्ड किया था। तो और जो यूनेस्को है तो उसने इस चीज़ को अप्रूव दी थी, और वो कब दी थी, 1983 में दी थी, 1 साल के बाद। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो वो है 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और उनमें से जो 34 जो हैं वो कल्चरल हेरिटेज साइट हैं, और 7 जो हैं वो तो 7 जो है नेचुरल है, और 1 जो है वो मिक्स है, कल्चरल भी और नेचुरल भी है। तो अगर देखा जाए कि द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कंट्री में हाईएस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इटली में कितनी है, 58 है। दूसरे नंबर पे चाइना आती है, चाइना में 56 है। तीसरे नंबर पे जर्मनी आती है, जर्मनी में कितने हैं, 51 है। तो चौथे पे कौन आती है, स्पेन आती है, स्पेन पे कितनी है, स्पेन में कितनी है, तो 49 है। तो 5वें नंबर पे फ्रांस आती है, फ्रांस में कितनी है, फ्रांस में 49 है। छठे नंबर पे इंडिया आती है, इंडिया में 42 है। तो छठे नंबर पे इंडिया का जो नंबर है, छठे नंबर पे आती है इंडिया। तो इंडिया जो है छठे नंबर पे आती है। तो थोड़ा हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखेंगे। अबाउट यूनेस्को के बारे में हम देखेंगे। तो यूनेस्को जो है ये कब बना है, तो ये इसको कब बनाया गया है, ये 16 नवंबर 1945 में इसको बनाया है। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर हैं वो है पेरिस, फ्रांस में। तो यूनेस्को का ये जो मतलब मेंबर्स कंट्री कितनी है, तो वो मेंबर कंट्री कितनी है, 193 मेंबर कंट्री है, और 11 एसोसिएटेड मेंबर है, एसोसिएटेड मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, 11 एसोसिएटेड मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की
फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स 2024 और 25 की। तो अगर एज पर द रिपोर्ट अगर देखा जाए, किसकी रिपोर्ट, IMF यानी कि IMF जो यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इसकी रिपोर्ट यानी कि इसने जो फॉरकास्ट किया है, इसके मुताबिक देखा जाए, यानी कि इसने कब किया, 16 अप्रैल 2024 में 24 को उसने फॉरकास्ट किया। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ग्रॉस है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ऑफ इंडिया का है, तो कितना एस्टिमेट किया है, तो वो किया है कि 6.8 जो होगा 2024 और 25 का जो इंडिया का GDP होगा, तो वो इतना होगा 6.8 होगा। लेकिन जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, ADB जो है, इसने एस्टिमेट किया है, इसने फॉरकास्ट किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का में जो इंडिया की GDP जो होगी 7% होगी। तो थोड़ा हम IMF के बारे में देखते हैं। IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ है, तो ये एस्टेब्लिश हुआ IMF, तो ये हुआ है 27 दिसंबर 1945 में ये बनाया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC, USA में है। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर करंटली देखे जाए तो IMF के जो करंटली मेंबर कंट्री कितनी है, तो वो है 190 मेंबर्स कंट्री हैं। कंट्रीज़ हैं। तो जो इंडिया है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इसके मेंबर कब से, जब से IMF बना है, यानी कि 27 दिसंबर 1945, यानी कि तब से इंडिया इसका मेंबर है। तो IMF का जो वर्क, यानी कि IMF का मकसद जो होता है, ये IMF जो है इसका वर्क क्या है, तो IMF का वर्क क्या है, F का जो वर्क है यानी कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड prosperity for all its member country। यानी कि IMF का जो काम है, यानी कि इसका मकसद क्या है कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर इट्स मेंबर कंट्री, यानी कि इसकी जो मेंबर्स कंट्री है, तो इनकी क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना इसका काम है, और इनकी जो प्रॉस्पेरिटी जो है, तो ये इसका काम है। तो हम थोड़ा देखेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अकॉर्डिंग टू द UNFPA इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ 144 करोड़। अगर किसके मुताबिक देखा जाए, जो UNFPA, तो UNFPA की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू फंड फॉर पॉपुलेशन,
तो इसके मुताबिक देखा जाए कि जो अगर करंटली 2024 की जो पॉपुलेशन सिचुएशन अगर दुनिया में देखा जाए तो इसकी रिपोर्ट के तहत अगर देखा जाए पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो कितनी मतलब प्रोजेक्टेड की गई है, तो वो की गई है कि कितनी है 144 करोड़ जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है। किसके तहत? जो UNFP की रिपोर्ट के तहत, यानी कि इतनी इंडिया की पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया है तो ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है, दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है। और जो चाइना है ये सेकंड पॉपुलेशन में सेकंड पे आ गई है, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन कितनी है 142.5, यानी कि इंडिया से इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड डबल इन नेक्स्ट, जो यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो देखा गया कि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन चल रही है तो आने वाले 77 ईयर के बाद इंडिया की पॉपुलेशन इससे डबल हो जाएगी। तो अगर देखा जाए जो हमारा ड्यूरिंग द लास्ट सेंसिस, जो लास्ट सेंसिस 2011 में, यानी कि जो लास्ट सेंसिस हुआ था 2011 में, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी? लास्ट सेंसिस जो हुआ था इसके मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 121 करोड़ थी। तो इसके बाद देखा जाए तो जो फर्स्ट सेंसिस जो इंडिया में कंडक्ट हम कब की गई थी, तो वो की गई थी फर्स्ट सेंसिस ऑफ इंडिया में कब कंडक्ट की गई थी? तो वो की थी फर्स्ट सेंसिस इंडिया में तो कब कंडक्ट की गई थी? वो की थी 1872 में की गई थी। तो यानी कि ये रेगुलर नहीं थी। उसके बाद जो फर्स्ट रेगुलर सेंसिस है वो कब कंडक्ट की गई है? तो वो की गई है फर्स्ट रेगुलर वो की गई है 1881 में। किसके द्वारा? बाय लॉर्ड रायपन के द्वारा की गई है। तो यानी कि 1872 में कराई गई थी, तो यानी कि इसके मुताबिक कंटिन्यू नहीं कराई गई। उसके बाद जो कराई है कि 1881 में, इसके बाद हर 10 साल के बाद कराई जाती है। जैसे 81 में सेंसस की, उसके बाद 91 में की, फिर 1901 में की, मतलब हर कंटिन्यू 10 साल के बाद इसके बाद कंडक्ट कराने लगे। यानी कि तो ये 72 में गई थी, इसके बाद ये इरेगुलर थी। तो रेगुलर जो कराई गई है वो कब कराई गई है? 1981 में कराई गई है। तो जो फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो कराई गई थी, यानी कि फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी वो कब कंडक्ट कराई गई थी? 1931 में फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराई गई थी। तो अगर देखा जाए जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन था? फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जब वो कौन था? वो था हेनरी प्लोडन। फर्स्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया था वो कौन था? हेनरी प्लोडन था। तो अगर देखा जाए फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस, फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंट होने के बाद पहली सेंसस वो कब कराई गई है? तो वो कराई गई है 1951 में कंडक्ट कराई गई है। तो जो 2011 की सेंसस थी, 2011 की सेंसस थी, जो सेंसस थी वो कितनी थी? वो थी 15 थी, 15th सेंसस थी। तो अगर देखा जाए
तो इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया जो है यानी कि 17.5% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, इसमें जो 17.5 जो है इतनी पॉपुलेशन अकेली इंडिया की है। अगर मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट देखा जाए तो इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है, वो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो है, पॉपुलर स्टेट है वो है कौन सी है, वो है यूपी है। और लीस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है, लीस्ट पॉपुलर स्टेट जो है वो है सिक्किम है। लीस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है, सिक्किम है। तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ थोड़ा इसके बारे में और देखेंगे। तो जो सेंसस है, यानी कि जो वर्ड सेंसस है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन में यानी कि यूनियन लिस्ट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, यानी कि आर्टिकल 246 के तहत जो हमारे इंडिया में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो सेंसस यानी कि जो सेंसस है वो कौन सी लिस्ट में आता है, वो आता है यूनियन लिस्ट में आता है। और यूनियन लिस्ट में आता है किस आर्टिकल के तहत, 246 आर्टिकल के तहत। तो अगर पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जो स्टडी करती है पॉपुलेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो अगर देखा जाए मोस्ट लिटरेट स्टेट, यानी कि सबसे मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी इंडिया में, मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है इंडिया में कौन सी, वो है केरला। और लीस्ट लिटरेट स्टेट है वो कौन सी है, लीस्ट लिटरेट स्टेट जो है वो बिहार है। तो अगर इंडिया का सेक्स रेशियो देखा जाए कितना है, सेक्स रेशियो इंडिया कितना है अभी, वो है इंडिया का कितना है, वो है 943। तो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एशिया का रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 में, रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखते हैं जो इंडिया का रेसलर टीम जो है, जो उन्होंने कितने मतलब कि एशिया नेशन वॉन द मेडल्स इन द 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी। तो इसमें इन्होंने मेडल्स जीते हैं, कितने जीते हैं, तो 9 मेडल जीते हैं। तो 4 मेडल सिल्वर में जीते हैं और 5 मेडल ब्रॉन्ज में जीते हैं। तो 13 या 20 थे यहाँ पे, 20 जो रेसलर, सॉरी ये 30 ही है। तो जो 30 रेसलर थे, यानी कि इसमें जो कितने रेसलर ने पार्टिसिपेट किया था, वो थे 30 रेसलर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो परसों कंपटीशन किया था। इस जो 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप थी, जिसमें 30 रेसलर ने
कंपटीशन यानी हिस्सा लिया था, उनमें से जो 30 में से ओनली वन जो वुमेन लेडीज़ है रेसलर है, तो जिसका नाम है एंटिम पंगल, तो ये सिक्योर मतलब हैज़ बीन सिक्योर फॉर द कोटा पेरिस ओलंपिक, यानी कि पेरिस ओलंपिक कोटा के लिए इसको सिक्योर किया गया है। जो 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो होती 2024 जो थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बिश्केक जो कैपिटल है कहाँ पे? किर्गिस्तान की जो कैपिटल है, तो वो कैपिटल जो सिटी जो है किर्गिस्तान की, तो ये एशियन 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। तो आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा है तो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होती मीटिंग, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी अबू धाबी में हुई थी। तो ये जो मीटिंग, इसका मकसद क्या था कि पोजीशन इटसेल्फ ए लीडिंग प्लेटफॉर्म। डिस्कशन हुई थी किसमें? उसमें इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कशन की थी, किसकी रिलेटेड की थी? ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड की थी, रीन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड इसमें डिस्कशन की थी, एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस की थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।